एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं मनीषा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर जुलाई मंथ का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो, वो सब मैं डिस्कस करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट डीएफसी सेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बेस्ट विशेस। कॉन्फिडेंट होकर के आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से अटेम्प्ट करके ऐसे ही झंडा लहराइए और ऐसे ही फतेह हासिल करिए जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वन डे एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें करंट अफेयर्स आता है, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, चाहे कोई स्टेट एजेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर आता है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लेक्चर मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगस्त सितंबर हमने डिस्कस किया था। रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो मैंने डिस्कस किया था, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ और हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, तो जुलाई का ये मंथ है का जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी लोगों से, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को डेट याद रखना है। देखिए, 26 जुलाई को आप सभी लोगों को पता है कि विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को इसे हम विक्ट्री डे भी कहते हैं, क्योंकि 1999 में 26 जुलाई को जो कारगिल हमारा युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो समाप्त हुआ था और इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर पाकिस्तान फोर्सेस। तो इस दिन के याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कारगिल वॉर मेमोरियल है। ठीक है, जिसे ड्रास मेमोरियल भी कहते हैं। अभी हम देख लेते हैं। तो ये जो है ड्रास एक जगह का नाम है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर ये मेमोरियल है। और देखिए कितना सुंदर हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। तो उनकी याद में जो भी शहीद हुए उनकी याद में ये हर एक साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस साल 22वां साल था, कारगिल जो वॉर था उसका 22वां साल को मनाया गया था, और ये मई जुलाई में हुआ था। करीबन 60 दिन से भी ऊपर ये लड़ाई लड़ी गई थी और फाइनली इंडिया गॉट विक्ट्री। तो इंडिया की जीत हुई थी। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, आप सभी लोगों को पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान शेयर करता है, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। और देखिए, जिस समय ये युद्ध चल रहा था कारगिल वॉर, वहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो अगर आप लोगों से पूछता है कि ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था उससे रिलेटेड है। लेकिन इंडियन आर्मी ने ये 2 बार चलाया था। जो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन विजय था वो लॉन्च किया गया था 1961 में, दैट लेड टू द कैप्चर ऑफ गोवा, और ये जो आइलैंड है इससे रिलेटेड था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकंड ऑपरेशन चलाया गया था कारगिल युद्ध के समय 1999 में, ऑपरेशन विजय, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसी जो कारगिल हमारा युद्ध चल रहा था उस समय ऑपरेशन व्हाइट सी भी चलाया गया था। ऑपरेशन व्हाइट सी किस लिए रिलेटेड है देख लीजिए। द ऑपरेशन व्हाइट सी वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999। ड्यूरिंग द ऑपरेशन the Indian Air Force jointly acted with the Indian Army to flush out regular and irregular troops of Pakistan Army। जो भी पाकिस्तानी की आर्मी थी, रेगुलर इरेगुलर ट्रूप को फ्लश आउट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था व्हाइट सी। तो 2 ऑपरेशन है रिलेटेड टू द कारगिल युद्ध। कौन कौन से? ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन व्हाइट सी। समझ में आया आप सभी लोगों को? और जो हमारा अभी मैंने जो डिस्कस किया था, जो इमेज आप लोगों को दिखाया था, वो कारगिल वॉर मेमोरियल का था, जिसे ड्रास वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। ये बिल्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन द टाउन ऑफ ड्रास। तो ये एक जगह का नाम है ड्रास, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसे हम कहते हैं गेटवे टू लद्दाख। तो गेटवे टू लद्दाख अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो वो है ड्रास। समझ में आया? और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बताना मैं चाह रही हूँ, देखिए अभी रिसेंटली 12 अगस्त को एक फिल्म रिलीज हुई थी। विक्रम बत्रा के जो हमारे कैप्टन थे, जो शहीद हो गए थे, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, इंडियन आर्मी के वो ऑफिसर थे, और वो मरने के उपरांत उनको परमवीर चक्र मिला था। ये हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कारगिल युद्ध के दौरान ये शहीद हो गए थे उनको मिला था। और उनके नाम पे एक मूवी अभी जस्ट बनाई गई थी 12 अगस्त को, शेर शाह के नाम से, जिसमें
सिद्धार्थ मल्होत्रा जी और कियारा एडवाणी ने काम किया था। आप सभी लोग देखे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मूवी। तो ये इनका बायोपिक था शेरशाह। तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है मूवी से रिलेटेड, तो मूवी तो वैसे भी आप सभी लोग देखते हैं, लेकिन मूवी किसकी बायोपिक है, तो विक्रम बत्रा की है। और इनका जो कोड नेम था वो शेरशाह था। एक्चुअली उनको लायन किंग रखा गया था, तो कुछ कोड वर्ड वगैरह थे उस समय। और जो फिल्म डायरेक्ट किया गया है वो विष्णु वर्धन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है ये मूवी। तो ये पूरा ऑल अबाउट कारगिल वॉर के बारे में मैं आप लोगों को बताई। तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमने देखा है कि कारगिल जो युद्ध था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। तो कुछ जो बॉर्डर्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो मेनली जो हमारा बॉर्डर था इंडिया और पाकिस्तान का, आप सभी लोगों को मालूम होगा लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, सर क्रिक लाइन होता है और रेड क्लिफ लाइन। ये जो 3 लाइन है ये हमारे बॉर्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के। और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर का नाम क्या है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करिए। मैं बता देती हूँ। देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना का है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का है, ठीक है। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए डुरांड लाइन होता है, ठीक है। क्या होता है? डुरांड लाइन। तो डुरांड लाइन जो होता है वो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को कहते हैं डुरांड लाइन। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देख लीजिए, जो हमारे 4 इंडियन स्टेट हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जो 4 इंडियन स्टेट हैं, राज्य हैं हमारे भारतीय राज्य, वो 4 हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। यहाँ पर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और हमारा लास्ट हो गया गुजरात, ठीक है। लास्ट हो गया हमारा गुजरात। और मैक्सिमम किसके साथ शेयर कर रहा है देख लीजिए, मैक्सिमम ये रहा पाकिस्तान और ये शेयर कर रहा है सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया वाइज जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान जो है वो राज्य है। अब आप मुझे ये बताएंगे, जैसे कि आपने मैप देख लिया है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो हमारा मोस्ट ईस्ट और मोस्ट वेस्ट वाला जो पॉइंट है, जो एरिया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। मोस्ट जो बहुत पूरा लास्ट तक जाता है उसका नाम क्या है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जितने भी न्यूज़ थे वो हो गया। अब नेक्स्ट आता है, देख लीजिए 14 टाइगर रिजर्व को इंडिया में CA और TS का रिकॉग्निशन मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम CA और TS क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट करिए हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था। और देख लीजिए, ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसे जो 14 टाइगर रिजर्व अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी 14। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि नंबर कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के जिन्हें अभी अभी CA और TS का रिकॉग्निशन मिला है। CA मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड TS मतलब टाइगर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये एक एक्रेडिएशन मिलता है टाइगर को रिजर्व करने का, उनके प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, उससे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो इंटरनेशनली ग्लोबली 29 जुलाई को मनाया जाता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोबल टाइगर डे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड लॉयन डे जो है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। तो 29 जुलाई 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और टाइगर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए इसे। और ये सिर्फ कंजर्वेशन है, जो भी कंजर्वेशन होता है टाइगर वगैरह का, उससे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब देख लीजिए, ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, ये 14 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि फर्स्ट है मधुमलाई एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, परमबिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। तो देखिए, जो
थोड़ा कुलम कुलम वाला आप लोगों को नाम दिखेगा ना, वो केरल का होता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, जो डेल्टा बनाता है वहाँ पर, वो वेस्ट बंगाल इनको मिला है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक और बात याद आ रही है, जो हमारे बिहार में है वहाँ पर क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि हमारा जो हमारे एक्वेटिक नेशनल जो होते हैं एनिमल वो है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल आप लोगों से अगर पूछेगा तो आप कहेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। फिर आ जाता है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सतपुरा कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मानस काजीरंगा एंड ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है, ठीक है। तो काजीरंगा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असम में वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है, जो एक सिंग वाला गेंडा होता है उसके लिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। मानस जो टाइगर रिजर्व है वो एक इकलौता जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है पूरे भारतवर्ष में जो इंटरनेशनली बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और ओरंग टाइगर रिजर्व, तो देखिए इतने सारे टाइगर रिजर्व में से आप लोगों को कोई भी पूछ सकता है कि स्टेट पूछ सकता है, जैसे बंदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पूरा 14 के 14, आप काउंट कर लीजिए 14 टाइगर रिजर्व को ये एक्रेडिएशन मिला है, ठीक है। और अब आता है हमारे प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारा इनिशिएटिव था प्रोजेक्ट जो टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, उसके जो तहत फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया गया था या फिर दर्जा दिया गया था, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। तो ये है उत्तराखंड, और यही हमारा क्या था, फर्स्ट नेशनल पार्क था। तो ओल्डेस्ट भी हुआ, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क या फिर फर्स्ट नेशनल पार्क या फिर वो ऐसा फर्स्ट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बनाया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो ये जो है नेशनल पार्क 1936 में ब्रिटिश राज में ये बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका ऑल्सो नाम जाना जाता है हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना, और ये सारे स्टैटिक जीके के पार्ट है जो मैं आप लोगों को करंट जीके के साथ रिलेट करके बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। देखिए यूनेस्को से अगर कोई क्वेश्चन बनता है आप लोगों का तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी अभी जो धोलावीरा है, धोलावीरा क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जगह का नाम है, ठीक है। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा इरा सिटी रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो धोलावीरा का नाम आप लोगों को याद रखना है, गुजरात में ये प्लेस है, गुजरात में ये जगह है। तो ये दिख रहा है आप लोगों को इमेज, ये क्या है, धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अभी अभी दर्जा दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के गुजरात में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे। कौन कौन से, अभी एक जो धोलावीरा ऐड हुआ है वो, उसके बाद चैम्पनीर नियर पवद, फिर उसके बाद रानी की वाह आपने सुना होगा पाटन में है, और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। तो ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि गुजरात में अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं और रिसेंटली में कौन सा ऐड हुआ है। तो धोलावीरा ऐड हुआ है, और अभी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑर्गेनाइज किया गया था उसका वो 44th सेशन था, जो कि ये चाइना में एक जगह है फुजहाउ करके, वहाँ पर हुआ था ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। उसके बाद आ जाता है रिसेंट सेशन, इसके पहले कुछ दिन पहले ही एक और जो है ये काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना वारंगल में है, वारंगल में जो है ये काकाटिया रुद्रेश्वर जो टेम्पल है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और इन दोनों को मिला करके कुल अब जो अगर हम बोलेंगे इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, तो टोटल 40 अवेलेबल है, ठीक है। टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है एज ऑफ नाउ 2021 अगस्त, ठीक है, 40। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ करके जाएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। करंट अफेयर से आप लोगों को किसी ना किसी सेशन में एक ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आइए देख लेते हैं जो विंबलडन
चैंपियनशिप चल रहा था, जो विंबलडन जो चल रहा था अभी 2021 में, उसके विनर्स कौन है, तो कम से कम आप लोगों को सिंगल और मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल का नाम ज़रूर पता होना ही चाहिए और किसने किसको हराया था। तो आइए स्क्रीन में देख लेते हैं। मेंस सिंगल में, ठीक है, मेंस सिंगल में जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के ये प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, इन्होंने जीता है। और किसको हराया है, बैरिटिनी नाम के व्यक्ति जो है उनको हराया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। फिर सेकंड वुमेन सिंगल में जो है एशलिन बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, उनको वो जीती हैं, किनको हरा करके, कैरोलिना को हरा करके, ठीक है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन में आप देख लीजिए और किसी भी शॉर्टकट तरीके से याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे कि मेंस डबल में है तो एक जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जैसे कि NM है या MN है, ऐसे करके आप कोई भी याद कर लीजिए। जैसे मेन डबल है तो इसमें M और N आ रहा है, यहाँ पर M और N आ रहा है, ऐसे करके आप कोई भी शॉर्टकट तरीके से याद रख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने डिफीट किया था मैटियो बैरिटिनी को विंबलडन फाइनल जो चल रहा था, और जब उन्होंने जीता तो इन्होंने अपना 6th विंबलडन टाइटल जीत करके 20th ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत लिया है इस साल। और इसको जीतते साथ वो इनके साथ रिकॉर्ड बना चुके हैं, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ वो इक्वलाइज्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विद दिस विन ही हैज़ इक्वल्ड हिज टोटल मेजर मेंस सिंगल टाइटल्स रिकॉर्ड विद रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल विथ ईच ऑफ देम विनिंग 20 टाइटल। और अब इनका भी हो गया है 20 टाइटल्स। समझ में आया। और वुमेन्स कैटेगरी में एशलिन बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने कैरोलिना को बीट करके वुमेन्स टाइटल जीत लिया और ये जीतने वाली 41 ईयर में पहली ऑस्ट्रेलियन वुमेन बन चुकी है विंबलडन सिंगल्स में। तो ये पूरा न्यूज़ है विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के विजेता का नाम। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को और क्या पढ़ना है देख लीजिए। ये ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है टेनिस में, जो कि 5 जो है टूर्नामेंट होता है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए इमेज है नोवाक जोकोविच का और ये है एशियन बार्टी का। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ये है सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। तो समझ में आया। देखिए कितना सुंदर स्माइल कर रही हैं ये। और उसके बाद देख लीजिए जो ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है टेनिस का, वो 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 बार खेला जाता है। तो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन जिसको रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं, थर्ड है विंबलडन और फोर्थ है यूएस ओपन, ठीक है। समझ में आया। फिर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो स्टार्ट हुआ था 1905 में, फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था 1891 में, विंबलडन स्टार्ट हुआ था 1877 में और यूएस ओपन हुआ था 1881 में। तो इससे आप लोगों को डेटा ये याद रखना है कि जो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है विंबलडन जो मैच खेला जाता है वो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। समझ में आया। और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेलबर्न में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में खेला जाता है, सिमिलरली विंबलडन लंदन में खेला जाता है। और ये हो गया हमारा पूरा डिटेल्स। फिर आता है मंथ, तो ये खेला जाता है देख लीजिए। ये स्टार्ट होता है जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मई जून में खेला जाता है और विंबलडन जून जुलाई में खेला जाता है, जिसका डेटा मैं अभी आप लोगों से एक्सप्लेन की थी कौन कौन विजेता थे। और यूएस ओपन खेला जाता है अगस्त सितंबर में। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कोर्ट। तो कौन कौन सा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि फ्रेंच ओपन है वो किस कोर्ट में खेला जाता है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, सीमेंटेड रहता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो ये पूरा हो गया ग्रैंड स्लैम टाइटल का। अब आता है देख लीजिए जो सेकंड न्यूज़ बनता है वो है बांग्लादेश से आ रहा है, जो नोबल लिटरेट हैं जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, 81 ईयर के ओल्ड ये हैं, जिनका फोटो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इन्होंने जीता है ओलंपिक ल्योरल अवार्ड, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी जब हो रही थी टोक्यो में तो इन्होंने ये ओलंपिक ल्योरल जो अवार्ड है वो जीता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है देख लीजिए।
ओलंपिक लॉरेल इज एन डिस्टिंक्शन अवार्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी to honor those who have made significant achievement in education, culture, development and peace through sport। ठीक है, समझ में आया? स्पोर्ट के थ्रू ये सारे अचीवमेंट उन्होंने किया है इस फील्ड में। तो ये इकोनॉमिक्स है, 81 ईयर के ओल्ड है, इन्होंने जीता था और ये जीतने वाले सेकेंड रेसिपेंट है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं कि फर्स्ट रेसिपेंट कौन था। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए, ये है जो 81 ईयर ओल्ड मैन जिसका नाम अभी बताई, मोहम्मद यूनुस, ये ट्रॉफी लिए हुए हैं और ये ट्रॉफी आप लोगों को दिख रहा है ओलंपिक ल्यूरल है। ठीक है, ये स्टोन का है। अब आ जाता है ए.आर. रहमान, जो है हमारे म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने ये टाइटल हिंदुस्तानी वे दिया था। तो यहाँ पर ए.आर. रहमान टू लॉन्च अ चीयर सॉन्ग फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एज दे गियर अप फॉर टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ये दिया था, जो कि ये जो सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे हैज़ बिन संग बाय अनन्या एंड कंपोज्ड बाय ए.आर. रहमान। ठीक है, कंपोजर थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हिंदुस्तानी वे आप एक बार सुन लीजिएगा। फिर आता है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर है, फटाफट आप लोग देखते हुए जाइए, क्योंकि यूटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। और एट प्रेजेंट 8 हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। नाम बता देती हूँ फटाफट। तो देख लीजिए स्क्रीन में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी है, इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो DK जोशी हैं। ठीक है, सेकंड आता है चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित। और जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है पंजाब और चंडीगढ़ को संभालने का। तो एडिशनल चार्ज सौंपा गया है किसको? बनवारी लाल पुरोहित को। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इनका दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। PP करके याद रख सकते हैं, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो DDPP ऐसे करके याद रख सकते हैं। दिल्ली का आप सबको ही पता होगा, अनिल बैजल जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप यूटी के हैं प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, और पुडुचेरी के हैं तिमिसलाई सुंदरंज। ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, स्क्रीन में आप लोगों के लिखा हुआ है। लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं CM। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके CM अपॉइंट किए गए हैं, चीफ मिनिस्टर। तो 8 ऐसे स्टेट थे जिनके CM चेंज हो गए हैं। लेकिन हम एक बार फटाफट से जितने भी हमारे नए हैं, और ये ऑफिशियल डेटा है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, तो फटाफट एक बार हम देख करके आप अपना रिविजन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के आप लोगों को पता होगा YS जगनमोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू। असम के चेंज हो चुके हैं, पहले सोंगोवाल थे, अब चेंज हो गया हिमांता बिस्व शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार वैसे ही हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल वैसे ही हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। गोवा के प्रमोद सावंत। गुजरात के नए बने हैं, देख लीजिए, भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल। ठीक है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। और आप लोगों को पता है जो हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, उसका नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, जो कि ऑपरेशन में आएगा 2024 तक, कंप्लीट होने के चांसेस हैं। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। झारखंड हेमंत सोरेन। कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के चेंज हुए हैं, देख लीजिए, बसवराज बोमई हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केरल के हैं पिनराई विजयन। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह। मेघालय के हैं कॉनरेड संगमा। मिजोरम के हैं, देख लीजिए, पूजोरम। तो दोनों में जोरम आ रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और नॉर्थ जो स्टेट्स होते हैं उसका एक ना एक आप लोगों से CM ज़रूर पूछा जाता है। फिर आता है नागालैंड के, तो नेफ्यू रियो। तो नागा से आप NN करके याद रख सकते हैं। उड़ीसा के तो नवीन पटनायक जी हैं। पुडुचेरी के, ये पूछा जा सकता है, पुडुचेरी के रंगास्वामी। पंजाब के चेंज हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चरणजीत सिंह चानी। राजस्थान के अशोक गहलोत। सिक्किम के PS गोले। तमिलनाडु के MK स्टैलिन। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के बिलाप कुमार देव।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड के जो चेंज हो चुके हैं, जो चल रहे थे रावत, उनको बदल करके पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। और आप मुझे बताने वाले हैं कि जो पुराने सीएम थे उत्तराखंड के, उनका नाम क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। क्योंकि 2 रावत रह चुके हैं और दोनों अभी जो एट प्रेजेंट में हटे हैं उनका नाम क्या है, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। तो ये हुई पूरे सीएम का बात। और आता है चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आप लोगों को ये 4 इमेज से आप लोगों को ये याद रखना है कि जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, वो हैं हमारे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। इनका आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं वो मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं, ठीक है। फिर आ जाता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल राजेश कुमार सिंह भदौरिया। इनका भी नाम फ्रिक्वेंटली में आप सुने होंगे। और जो नेवल चीफ हैं वो हैं एडमायरल करमबीर सिंह। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग मुझे बताने वाले हैं, मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप फटाफट कमेंट करके बताइए और देखते हैं किसको कितना याद है, ठीक है। तो भास्कर जी, आप पिछली क्लास में बहुत ही अच्छा सुंदर आपने जवाब दिया था। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से जवाब देते रहें। तो अगर अच्छा जवाब देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो जितना ज़्यादा आंसर करेगा उनका मैं नाम लूँगी, ठीक है। फिर आता है स्टेट के करंट अफेयर, हम कुछ देख लेते हैं। तो स्टेट से करंट अफेयर निकल करके आता है, देख लीजिए। उत्तराखंड फेमस है 2 न्यूज़ के लिए। जो ब्लैक बीड कोरल स्नेक है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक है। वो पहली बार पाया गया उत्तराखंड के फॉरेस्ट में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सांप है, इसका नाम है ब्लैक बीड कोरल स्नेक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ उत्तराखंड की ये आ रही है कि इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है, ठीक है, जिसमें कि अराउंड 50 डिफरेंट स्पीशीज़ है, वो इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? दियोबन एरिया ऑफ देहरादून इन उत्तराखंड। तो बस आप कम से कम स्टेट याद रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्रिप्टोग्राम गार्डन क्या होता है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन क्या होता है। तो ये एक नॉन सीड बियरिंग प्लांट है, नॉन बियरिंग सीड प्लांट है। जैसे कि एल्गे होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, लिचेंस होते हैं, फर्न्स होते हैं, फंगीज होते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिप्टोगैम्स के, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तराखंड का 2 न्यूज़, आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है हमारा जो कंट्री का फर्स्ट ग्रेन एटीएम है, ग्रेन एटीएम है, ग्रेन यानी कि अनाज, उनके लिए एक एटीएम टाइप से बनाया गया है। वो पायलट प्रोजेक्ट है, गुरुगांव हरियाणा में ये ओपन किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है एक फेस्टिवल, तो ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल जो है बोनालू, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना और उसके आसपास का जो तेलंगाना में पार्ट्स है, और जो ट्विन सिटी है हैदराबाद सिकंदराबाद में मनाया जाता है। हर एक साल मनाया जाता है, करीबन मई जून के महीने में या जुलाई के महीने में, इसी के आसपास में मनाया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, ठीक है। बोनालू नाम याद रखिएगा, तेलंगाना का है। इसके अलावा और कौन कौन से फोक फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहू फेस्टिवल। तो ये आप लोगों को पता होगा, बिहू फेस्टिवल असम का जो है वो मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली क्लास में आप लोगों से मैंने पूछा था, नागालैंड का जो फोक फेस्टिवल है वो कौन सा है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। ओणम आप सभी लोगों को पता होगा कि केरल का फेस्टिवल है। फिर पुष्कर फेयर, पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान में है। और अजमेर आप सभी लोग को पता होगा कि मोहम्मद चिश्ती का दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि जो सेंट सवी सूफी थे उनका दरगाह है। और वहाँ से करीबन 45 किलोमीटर के आसपास में पुष्कर एक जगह है जहाँ पर पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर लेक है वहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी का इकलौता टेम्पल है वो पुष्कर में ही है, ठीक है। और यहाँ पर पुष्कर जो फेयर रहता है उसमें बहुत सारे जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, हथियार होते हैं, उनका भी मेला यहाँ पर लगता है। और मैं भी गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो आप लोग भी जाइए, घूम करके आइए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर चिल आउट करके आप कहीं ना कहीं घूमने जाइए, लेकिन सेफ रहिए अच्छे से। उसके बाद आ जाता है रण उत्सव। तो आप लोगों को पता है रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, और वहाँ पर गिर फॉरेस्ट, गुजरात में का ये फेस्टिवल है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट है, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है गिर फॉरेस्ट, गुजरात में है, ठीक है। फिर आता है कोणार्क डांस फेस्टिवल। तो कोणार्क डांस फेस्टिवल उड़ीसा का ये फेस्टिवल है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, वो है उड़ीसा में, ठीक है।
और वहाँ पर एक लिंगराज टेम्पल भी है, वो भी उड़ीसा में ही है। तो ये सब प्लेसेस विजिट करने के लिए आप भी ज़रूर जाइए। अब आ जाता है मंगलमपुरम डांस फेस्टिवल। तो ये मंगलमपुरम डांस फेस्टिवल है, तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। अब आती है फिर से हरियाणा गवर्नमेंट की बारी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया करने वाले हैं 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम कौन से, अगर पूछता है आप लोगों से किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो हरियाणा गवर्नमेंट का है। फिर उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र की बारी। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एजुकेशन डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इशू करने वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। फिर आता है केरला की बारी। तो केरला पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। पिंक देखिए यहाँ पर मैंने पिंक भी मार्क कर लिया है, और एक पिंक मूवी भी आई थी, आप सभी लोगों को याद होगा आई थिंक। ठीक है, तापसी पन्नू जी की थी, और उसमें भी क्या था, वुमेन से रिलेटेड जो केसेस चल रहे थे उससे था। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसेस। ठीक है, फिर आता है पेरिकुलम इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन एब्जॉर्ब विद द टाइटल्स केरल्स फर्स्ट बुक विलेज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। फिर पुरी जो है, पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो जगन्नाथ पुरी जी का टेम्पल है, पुरी में बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, और वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है हर एक साल जुलाई, आई थिंक जुलाई के महीने में। तो ये बन गया है, बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर द पीपल कैन अवेल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप ऑन अ 24 आवर बेसिस। ठीक है, फिर आ जाता है इंदौर। इंदौर सिटी के बारे में मैंने पहले ही चर्चा किया था कि इसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है 2021 का, फिर से ये जीत गया है इंदौर सिटी, और इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, हैज़ बिकम द ओनली सिटी फ्रॉम द कंट्री टू बी सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कर्नाटक की बारी। तो कर्नाटक हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, कॉलम में आप देखेंगे जब फॉर्म फिल करते हैं, तो ये कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने 1% रिजर्वेशन देने का हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज में ये अनाउंस किया है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। फिर आता है कुछ नेशनल न्यूज़। तो कुछ नेशनल न्यूज़ में हम देख लेते हैं। निपुण करके एक स्कीम आई हुई है, जिसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। निपुण स्टैंड फॉर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक, ठीक है, इनका पेन नेम निशांक है, रमेश पोखरियाल का, हैज़ लॉन्च निपुण भारत प्रोग्राम। इसके तहत ये है इसका कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया गेट्स फाउंडेशनल लिटरेसी जो होता है मिनिमम, और न्यूमरेसी का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स का नॉलेज। ठीक है, अंक गणित का नॉलेज, ज्ञान को हम न्यूमरेसी कहते हैं। बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाई 2026-27 तक का ये टारगेट है, और इसका फुल फॉर्म आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निपुण स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब देखिए, इसका आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार देख करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से ऑप्शन में देखते साथ ही आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। फिर आता है हमारे ट्रांसपोर्ट में, जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक अभी फर्स्ट इंडिया का प्राइवेट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है नागपुर में। नागपुर को हम कहते हैं ऑरेंज सिटी। ठीक है, नागपुर को कहते हैं हम ऑरेंज सिटी, और यहाँ पर हम इसको ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट भी मानते हैं। ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। ठीक है, ठीक है, और एक डायमंड क्रॉसिंग जो है, डायमंड क्रॉसिंग का नाम आप सुने होंगे रेलवे के टर्म्स में, नागपुर में ही प्रेजेंट है डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग का मतलब हर एक जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक जगह के लिए ट्रेन जा सकती है, इसे कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग, और ये नागपुर में है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए कह रही हूँ लेक्चर आप लोग अच्छे से सुनिए, लाइक करिए, शेयर कर लिए प्लीज़ आप सभी लोग। फिर आता है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस ऑफ इन राज्यसभा। तो पीयूष गोयल जी को लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा
रखा गया है। फिर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एड्रेस किया था 15 जुलाई 2021 को, अभी रिसेंटली, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो वैसे भी मोदी जी स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अच्छी बात भी है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा था, ठीक है, और कर्नाटक इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है, प्रोवाइड ये इशू करने वाला ऑर्डर को। और ये जो 6th एनिवर्सरी थी स्किल इंडिया मिशन को, और ये जो है ये हाईलाइट किया गया था, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ न्यू जनरेशन इज अ नेशनल नीड एंड अ ह्यूज फाउंडेशन फॉर सेल्फ रेलिवेंट इंडिया, ठीक है। तो नेशनल यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर आता है कुछ बिजनेस करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स मार्केटिंग है DFCCL में, तो डेफिनेटली सी बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, चाहे आप और भी एग्जाम दे रहे होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लिपकार्ट ने अभी एक लॉन्च किया था शॉपिफाई, शॉप्सी, मुझे कैसीफाई याद आया, जिसका ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बना दिया गया है। ये एक ऐसा ऐप है दैट विल एनेबल इंडियंस टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी ऐसा सिनेरियो है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो रहा है, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक चीज़ लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। मैं हिंट दे देती हूँ, कृष्णमूर्ति, उनका पूरा नाम आप बताएं। फिर आते हैं अमेजन के, और मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को डिस्कस की थी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम के कौन फाउंडर है, कौन CEO है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल केंद्र सूरत में इन्होंने स्टार्ट किया है टू डिजिटलाइज 10 मिलियन इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बाय 2025, दी अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द बेनिफिट ऑफ ई-कॉमर्स। तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि अमेजन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिन्होंने अभी लॉन्च किया फर्स्ट डिजिटल केंद्र। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम के कौन कौन CEO हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की हूँ। अब चेक करते हैं कि किसका कितना नॉलेज है और किसको कितना याद है, ठीक है। फिर आता है रेजर पे। तो रेजर पे एक पेमेंट इंटरफेस है, जब कभी आप देखे होंगे पेमेंट करते होंगे किसी चीज़ का, तो आप लोगों को रेजर पे के थ्रू आता होगा। तो ये एक पेमेंट इंटरफेस है, हैज़ एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड रिस्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म टेराफिन लैब्स। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए फिर भी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्रिएट किया है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रीच्ड अ डील टू एक्वायर रिस्क IQ और सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसका नाम है रिस्क IQ, ठीक है, जितने भी मालवेयर और स्पाईवेयर्स रहते हैं उसके सिक्योरिटी के लिए। फिर NTPC आप लोगों को पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेट डेवलप हो रहा है, कहाँ पर, एट द रन ऑफ कच्छ एरिया इन खवाड़ा गुजरात में, जिसका कैपेसिटी है 4.75 गीगावाट, ठीक है। फिर जो ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है, आप लोगों को पता है SBI हमारा ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है। इन्होंने 1 जुलाई को अपना 66th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, और SBI के चेयरमैन आप सभी लोगों को पता है दिनेश कुमार खेरा जी हैं, जो अभी अपॉइंट हुए हैं। उसके प्रीवियस में कौन थे, रजनीश जी थे, रजनीश कुमार, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ली हूँ। तो SBI के आप लोगों को पता है कौन है, अपने दिनेश कुमार खेरा जी चेयरमैन हैं, जो ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है, और जिसका पुराना नाम क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा था, या फिर बैंक ऑफ बंगाल करके था, उसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंपीरियल बैंक। तो फाइनली इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इन्होंने अभी ये फर्स्ट बैंक बन गया है टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग। तो फास्टैग क्या है, आप लोगों को पता ही है कि जो टोल टैक्स वगैरह लगते थे पहले, वो कैश होता था, कैश के थ्रू बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती थी, और बहुत ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल डीजल क्या होता था, वेस्ट हो जाते थे, टाइम इन्वेस्ट होता था। तो फास्टैग क्या है, एक कैशलेस है जो फटाफट से काम को आसान कर दे रहा है टोल टैक्स के मामले में, ठीक है। फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ निकल करके आ रहा है। तो सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स है,
ठीक है। जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म है वो सिंगापुर में डेवलप किया गया। और मैंने कल आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है, ठीक है। और हमारा इसकी जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। फिर आती है फिलीपींस। फिलीपींस का जो कैपिटल है वो है मनीला, और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, समझ में आया। और इसका जो करेंसी है वो फिलीपींस पीसो है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट अप्रूवल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO, जिसे कहते हैं गोल्डन राइस। तो इसे ये अप्रूवल मिला हुआ है। गोल्डन राइस क्या है? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट, जो माल न्यूट्रिशन होती है चाइल्ड बच्चे लोगों में, उसको रिड्यूस करने के लिए है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स न्यू S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। फिर आता है यूएई का नाम आप लोग सुने होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका जो कैपिटल है वो है आबू धाबी, और इसका जो करेंसी है वो धीरम है, ठीक है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इज़राइल। इज़राइल में ओपन करने वाला ये पहला गल्फ कंट्री बन चुका है। फिर आता है चाइना की बारी। तो चाइना ने दो चीज़ में फेमस किया था अपने आप को। वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल मॉड्यूलेटर स्मॉल रिएक्टर, जिसका नाम है लिंग लॉन्ग 1 एट द चेंजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्रीज प्रोविंस। तो ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए ऊपर कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल रिएक्टर जिसका नाम लिंग लॉन्ग 1 है वो चाइना ने डिज़ाइन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया है, स्टार्ट किया है। फिर चाइना हैज़ बिन अवॉर्डेड एज अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO। तो मिल चुका है। अब मैंने कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ठीक है, और उसका इस साल थीम क्या था। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिर एक डेनमार्क से खबर आ रही है कि जो सेंट कैसल है, ठीक है, उन्होंने एक वर्ल्ड जो है गिनेस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किस लिए? टॉलेस्ट लैंड कैसल के लिए वर्ल्ड में। और इसका हाइट कितना है? 21.16 मीटर या फिर 69.4 फीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सैंड कैसल क्या है। तो देखिए इमेज है आपके सामने है। ये क्या है? सैंड का बनाया हुआ है जो बच्चे लोग जनरली खेलते हैं। तो ये वर्ल्ड का गिनेस रिकॉर्ड में डेनमार्क ने अपना नाम दर्ज कराया है इसे, और इसका हाइट मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आता है बुक्स एंड ऑथर्स की बारी। तो इस महीने में जो बुक रिलीज हुई है देख लीजिए, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह विच वॉज रिटन बाई लेट बलजीत कौर तुलसी। तो देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार जरूर देख करके जाएं। द ग्रेट बिग लॉयन डॉन रिटन बाई चाइल्ड क्रिसिस नाइट। तो ये चाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी जो हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर थे बिमल जलान, उन्होंने एक बुक लिखा है द इंडियन स्टोरी ऑफ जनरेशन। इंडियन स्टोरी ऑफ जनरेशन है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो मैं आप लोगों को कल बताई थी। फिर आता है नथुराम गोडसे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, जो मैं अभी बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिनेशन। इन्होंने एसेसिनेशन किया था, हत्या की थी, बाय मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी जी ने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर लेडी डॉक्टर एक बुक का नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन मेडिसिन। लिखा गया है कविता राव के द्वारा, ठीक है। उर्दू पोएट एंड राइटर जेम्स ऑफ डेक्कन लिखा गया है इफ्तिखार के द्वारा, ठीक है, जर्नलिस्ट के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, फॉर्मर मतलब पहला, यानी कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि अभी एट प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो अशोक लवासा जी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, और इन्होंने एक बुक लिखा हुआ है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। तो ये यहाँ जनरेशन नहीं था, एक बार आप लोग करेक्ट कर लें, द इंडिया स्टोरी।
फिर आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आप लोगों को और बता दूं तो अभी अभी न्यूज़ आई थी कि जो हमारे नीति आयोग हैं जिनके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत को और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीईओ मैंने देख लिया, आप लोगों को बता दिया, अमिताभ कांत है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है वो एक रिप्लेसमेंट है हमारे प्लानिंग कमीशन का। तो पहले प्लानिंग कमीशन था जिसके तहत 5 ईयर प्लान्स जो होते थे वो डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन अभी नीति आयोग है और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, मुख्य जो होते हैं चेयरपर्सन, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर आता है वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, ठीक है। फिर कुछ और न्यूज़ है, देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो का वेणुधर रेड्डी को बना दिया गया है, ठीक है। किसको बना दिया गया? वेणुधर रेड्डी को। आईसीसी का चेयरमैन किसको बना दिया गया? ग्रेग बार्कले को। तो नाम याद रखिएगा, जीबी करके याद रख सकते हैं आप। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन किसको बना दिया गया? श्री गिरधर अरमाने, ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं। और इसके बाद एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने नूपुर चतुर्वेदी को सीईओ बनाया है भारत बिल पे लिमिटेड का, ठीक है। और ये आई थिंक फ़ोन पे और एयरटेल बैंक की पहले रह चुकी हैं एग्जीक्यूटिव। तो अभी नूपुर चतुर्वेदी जी जो हैं वो भारत बिल पे लिमिटेड की सीईओ हैं एट प्रेजेंट। उसके बाद जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, देख लीजिए, इंडियाज़ का फर्स्ट इंडिजीनियसली मतलब जो इंडिया में बना है, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के तहत बना रहता है, ड्रोन डिफेंस डोम बना हुआ है जिसका नाम है इंद्रजल, ठीक है, इंद्रजल। और कहाँ पर बना है? हैदराबाद बेस्ड ड्रीन रोबोटिक्स में बना हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या चीज़ है, तो इमेज में आप लोगों को दिखा देती हूँ, देख लीजिए। इंद्रजल हैदराबाद बेस्ड ड्रीन रोबोटिक्स डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली ड्रोन डिफेंस डोम, ठीक है। डोम मतलब इस आकार का, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। इंद्रजल नाम है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है, देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इम्प्लीमेंटेड स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रखा। मतलब क्या है, जितने भी डिफेंस के पर्सनल होते हैं उनको जो पेंशन वगैरह देने के लिए और ऑटोमेटिक सेक्शन होने के लिए ये एक इम्प्लीमेंट किया गया है जिसका नाम है स्पर्श, ठीक है। फिर आता है जो हमारे टॉप डिफेंस ऑफिशियल है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये तीनों ही कंट्री ने मिल करके एक ट्राइलेटर एक्सरसाइज किया है, TTX 2021, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट किया गया था मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख जरूर लें। जो 12th एडिशन है इंडो रशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्साइज इंद्रा 2021, जो कि रशिया में हुआ था वोल्गोग्राड नामक जगह में। तो इंडिया और रशिया का जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इंडियन वुमेन नेशनल टीम जो जिनका नाम ये है बाला देवी, इनको हैज़ बीन नेम्ड एज अ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब इनको दिया गया है। तो एक बार देख ज़रूर ले। वर्ल्ड के जो नंबर पैरा शटलर प्रमोद भगत जी हैं, ये वॉज नेम्ड डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2019 के लिए इनको ये खिताब दिया गया है। किसको? प्रमोद भगत को। इसके बाद आता है G20। तो G20 का कल्चरल मीटिंग मैंने कल डिस्कस किया था आप सभी लोगों को। ये है एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? होस्टेड बाय द इटली। बस इटली का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कल्चरल मीटिंग भी इटली में हुई थी और ये भी हुआ था। कुछ स्पोर्ट्स का फटाफट हाईलाइट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को विंबलडन का बता चुकी हूँ। तो ये जो हमारी इंडियन कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन टीम की जो है मिथाली राज जी हैं, शी बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर इन द वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट टेकिंग ओवर द फॉर्मर इंग्लैंड स्कीपर एडवर्ड्स, ठीक है। तो ये हाईएस्ट रनर गेटर बन गई हैं। फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है, ठीक है, यंगेस्ट है। उसके बाद ये आप देख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है उनमें जो रेड बोर्ड मार्क्स वर्सट पेन, नाम थोड़े डिफरेंट है, वर्सा करके याद रख लीजिए।
वर्ष करके इन्होंने ये जीत लिया फार्मूला नंबर 1 चैम्पियनशिप में। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन फरवरी 2022। मतलब जो 2021 वाला गेम है वो नेक्स्ट साल 2022 में फरवरी के महीने में होगा। और कौन होस्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा? हरियाणा। ठीक है। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो भी हरियाणा से हैं, जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, और उनसे बहुत जुड़ी हुई चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। फिर जो दीपक कबरा हैं, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ ओलंपिक गेम। ठीक है। तो इन्हें ये खिताब दिया गया है। फिर जो आते हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सरीज ग्रेट ब्रिटेन वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर रिकॉर्डिंग एक्सटेंडिंग 8th टाइम। ठीक है। तो देख लीजिए एक बार नाम बस। अब आता है लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग ऊपर ज़रूर देख करके जाएं। नेशनल डॉक्टर्स डे, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो हमारे हेल्थ वर्कर हैं। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए शायद आप लोगों के एग्जाम में पूछ ले। फिर यूथ डे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल जो थीम है वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। द वर्ल्ड्स डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जिसे और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द डेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस डे। तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट वगैरह का, टू सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो 17 से हो जाएगा खतरा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 18 जुलाई एवरी एज अ नेशनल मंडेला डे, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद ये पूछा जा सकता है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मून डे मनाया जाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं साइंस एक्सप्लोरेशन डे। ठीक है। ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। इस दिन 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एडविन बज़ थे, इन्होंने मून पे पहला कदम रखा था। तो ये दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ में ये भी नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। फिर आता है सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स। इन्होंने अपना 83rd राइजिंग डे मनाया है 27 जुलाई को। तो 26 को कारगिल विजय दिवस, 27 को सीआरपीएफ डे। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 30 जुलाई एवरी एज अ वर्ल्ड्स डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पेंशन पर्सन्स। सॉरी। और थीम आप यहाँ पर देख ले ज़रूर से, थीम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस साल थीम क्या था? विक्टिम्स वॉइस लीड दी वे। ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया आज का करंट अफेयर जुलाई महीने का, और जितना भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अगस्त, सितंबर, जुलाई ये सब आप लोग अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि आजकल मोस्ट रिसेंट का पूछा जाता है। रेलवे का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। CRM, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, और जल्द ही हमारा जो बेसिक बैच चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो बेसिक बैच चल रहा था वो दोबारा कंटिन्यू होगा। तो आप सब लोग प्लीज़ जुड़ें, और मेरा ढेर सारा ब्लेसिंग, ढेर सारा बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और फ्लाइंग कलर के साथ आप लोग लेकर के आइए। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।